जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को स्वागत और अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे मौर्य काल की, और मौर्य काल के अंतर्गत हम लोगों ने बात की थी मौर्य काल के प्रमुख राजाओं की, और साथ ही मौर्य काल में अशोक के अभिलेखों की। इसके साथ मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे मौर्य काल के अंदर सैन्य व्यवस्था। मौर्य काल के अंदर सेना कैसी थी, सेना के कितने भाग थे, और सेना का प्रधान कौन होता था। तो सीधी सीधी बात है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और इसकी रचना की है कौटिल्य ने। इस अर्थशास्त्र के अंदर यह बताया गया है कि मौर्य काल के अंदर जितनी भी सेना थी, इस सेना के ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की सेना थी। कितने प्रकार की सेना थी? 5 प्रकार की। अब देखिए, नंबर 1 रथ सेना, नंबर 2 पैदल सेना, नंबर 3 अश्व सेना, नंबर 4 गज सेना, और नंबर 5 जल सेना। ये 5 प्रकार की सेना हुआ करती मौर्य काल के। आपके रथ सेना, पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना और जल सेना। अब इसके बारे में अगर बात की जाए तो मौर्य काल के अंदर जो सेना का प्रमुख प्रधान होता था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार वो होता था सम्राट। सेना का प्रधान व्यक्ति जो होता था, संपूर्ण सेना का प्रधान जो होता था, वो होता था सम्राट। सम्राट ही सेना का प्रमुख सेनापति होता था, सम्राट ही सेना का सर्वसर्वा होता था। लेकिन सम्राट ने अपनी सहायता के लिए जो सेना का प्रमुख नियुक्त किया था, या जो सेनापति होता था, सेना का जो सेनापति होता था, इस सेनापति को अर्थशास्त्र के अंदर नायक के नाम से जाना जाता है। सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य काल के अंदर नायक से क्या अर्थ है। तो मौर्य काल के अंदर नायक का मतलब है सेनापति। सेना का संचालन करने वाला व्यक्ति जो था, उसका नाम है सेनापति। इसके बाद में आगे बात की जाए तो हम बात कर सकते हैं सेना विभाग जो होता था। सेना विभाग जो होता था, सेना विभाग का ये जो सेना विभाग का जो मंत्रालय होता था, डिपार्टमेंट ऑफ द आर्मी जो होती थी, इसका प्रधान जो होता था, इस व्यक्ति को कहा जाता था सेनापति। ठीक है भाई, देखो, सेना विभाग का प्रमुख जो होता था उसको तो कहा जाता था सेनापति, और सेना का जो सेनापति होता था या सेना का जो संचालन करता होता था, इस संचालनकर्ता को कहा जाता था नायक। अब आगे बात की जाए तो सेना, संपूर्ण सेना की 5 समितियां होती थी। संपूर्ण सेना की 5 समितियां होती थी। कितनी समितियां होती थी? 5। और संपूर्ण इस समितियां के अंदर, संपूर्ण जो समितियां थी, इसके अंदर व्यक्तियों की संख्या होती थी, मंत्रियों की संख्या होती थी 30, और प्रत्येक एक समिति के अंदर व्यक्ति होते थे 5। तो ये 6 समितियां होती थी, और प्रत्येक समिति के अंदर जो व्यक्ति होते थे 5 होते थे। तो मौर्य काल के अंदर जो सेना जो बटी हुई थी, वो 5 भागों में 6 भागों में बटी हुई थी, और प्रत्येक भाग के अंदर जो है 5 व्यक्ति होते थे। मतलब सेना का संचालन करना, सेना के लिए रसद सामग्री उपलब्ध करवाना, सेना की सुरक्षा करना, सेना के लिए आवश्यक वस्तुएं जुटाना, ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे जो सेना का सहयोग करते थे। अब इसके बाद में अगर बात की जाए कि सेना, ये तो हो गया आपके सैन्य व्यवस्था। अब इसके बाद में आगे हम बात करें कि मौर्य काल की न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो न्यायिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार की थी। न्यायिक व्यवस्था, तो न्यायिक व्यवस्था के अंदर हम देख सकते हैं कि मौर्य काल के अंदर सबसे प्रमुख जो न्यायाधीश होता था, या सबसे बड़ा जो न्यायाधीश होता था, वो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था सम्राट। सम्राट से ऊपर कोई न्यायाधीश नहीं होता था।
लेकिन हम सामान्य तौर पर देख सकते हैं कि मौर्य काल के अंदर दो प्रकार के न्यायालय थे। नंबर एक धर्मस्थलीय और नंबर दो कंटक शोधन। नंबर एक धर्मस्थलीय और नंबर दो कंटक शोधन। आपको याद रखना है मौर्य काल के अंदर दो प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे, धर्मस्थलीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। अब धर्मस्थलीय न्यायालय जो होता था, जिसका न्यायाधीश होता था, जिसको कहा जाता था व्यवहारिक। धर्मस्थलीय न्यायालय जो होता था, जिसके जज जो होते हैं, जिसके न्यायाधीश जो होते थे, उस जज या न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? व्यवहारिक। और कंटक शोधन जो न्यायालय होता था, जिसके जज को न्यायाधीश को कहा जाता था प्रदृष्टा। यह प्रदृष्टा जो होता था, ये कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश होता था। अब देखते हैं इस धर्मस्थलीय न्यायालय के अंदर दीवानी न्याय मुकदमे होते थे, दीवानी मुकदमे होते थे, जिनका न्याय आपको धर्मस्थलीय न्यायालय के अंदर प्राप्त होता था। आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य काल के अंदर धर्मस्थलीय न्यायालय में किस प्रकार का न्याय या मुकदमों की सुनवाई होती थी? तो दीवानी मुकदमे की जो सुनवाई आपके धर्मस्थलीय न्यायालय के अंदर होती थी। और कंटक शोधन जो न्यायालय होता था, जिसके अंदर फौजदारी जो न्यायालय होते हैं, फौजदारी जो मुकदमे होते हैं, इन फौजदारी मुकदमों की जो सुनवाई है या इनकी जो है अपील आपके कंटक शोधन न्यायालय के अंदर सुनी जाती थी। तो दो प्रकार के न्यायालय आप लोगों को देखने को मिले हैं। न्याय व्यवस्था के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि मौर्य काल के अंदर सबसे बड़ा जो न्यायाधीश होता था वो स्वयं सम्राट होता था। इसके बाद में मौर्य काल के अंदर दो प्रकार के न्यायालय हैं, धर्मस्थलीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थलीय न्यायालय के अंदर आपके जो जज होता था उसको व्यवहारिक कहा जाता था और इसके अंदर दीवानी मुकदमों की सुनवाई होती थी। कंटक शोधन जो न्यायालय होता था, जिसका न्यायाधीश प्रदृष्टा होता था और इसके अंदर फौजदारी न्यायाधीश जो है मुकदमे सुने जाते थे। इसके बाद में आगे हम बात करें मौर्य काल के समाज की, तो मौर्य काल का समाज जो मुख्य रूप तो जो आधारित था वो था वर्ण व्यवस्था पर आधारित। वर्ण व्यवस्था के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है और हमने भी पढ़ा है कि भारतीय समाज के अंदर वैदिक काल के अंदर 4 प्रकार के वर्ण हुआ करते थे और इन 4 प्रकार के वर्णों के अंदर क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के आपके वर्ण होते थे और इसी के अनुसार हमारे समाज का निर्माण होता था। ऋग्वैदिक काल के अंदर इन वर्णों का निर्माण कर्म के आधार पर होता था। उत्तर वैदिक काल के अंदर इन वर्णों का निर्माण जो है वो जन्म के आधार पर हो गया था। तो हम देख सकते हैं कि मौर्य काल का जो समाज था, मौर्य काल का जो समाज था या मौर्यकालीन जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था। कितने वर्णों में विभाजित था? 4 वर्णों में। अब ये 4 वर्ण थे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, या ऐसे कह दीजिएगा ब्राह्मण सबसे बड़ा होता था वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चौथा जो होता था वो था शूद्र वर्ण। तो ये 4 प्रकार के वर्ण जो यहाँ पर मौजूद है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इसी के माध्यम से जो है समाज का निर्माण होता था। और सामाजिक तौर पर देखें तो सबसे ज्यादा जो सम्मान इस काल के अंदर जो समाज में प्राप्त होता था वो होता था आपके ब्राह्मणों को, उसके बाद में क्षत्रियों को, उसके बाद में आपके वैश्यों को, और सबसे अंतिम छोर पर जो थे वो थे शूद्रों को जो है सबसे बाद में सम्मान जो है समाज में प्राप्त होता था। और इसी के साथ आगे बात की जाए आपके स्त्रियों की स्थिति की, महिलाओं की स्थिति की बात की जाए तो स्त्रियों की स्थिति जो थी मौर्य काल के अंदर बहुत अच्छी थी। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को एक तो पर्दा प्रथा और दूसरी सती प्रथा, पर्दा प्रथा और सती प्रथा के प्रमाण हमको प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात हमारे समाज की जो कुप्रथाएं हैं,
सती प्रथा है, आपके पर्दा प्रथा है, ये इस प्रकार के प्रमाण हमको नहीं प्राप्त होते हैं। क्या इस प्रकार की ये जो प्रथाएं ये जो है वो वहां पर प्रचलन में नहीं थी। इसके बाद में अर्थशास्त्र के अंदर जो विवाह करने की जो उम्र बताई गई है वो है पुरुषों के लिए 16 वर्ष। जैसे वर्तमान में लड़के की उम्र 21 और लड़की की 18, उसी प्रकार मौर्य काल के अंदर पुरुष की शादी करने की जो उम्र थी वो थी आपके 16 वर्ष और स्त्री की जो शादी करने की जो उम्र थी वो थी 12 वर्ष। तो इस प्रकार के वहां पर पूरी तरह से ये भी निश्चित था कि 16 वर्ष की उम्र में ही पुरुष विवाह कर सकता है और 12 वर्ष की उम्र में ही महिला जो है विवाह कर सकती है। इसके बाद में आगे बात की जाए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार महिलाओं को जो है तलाक लेने की और तलाक देने की इजाजत थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि मौर्य काल के अंदर तलाक प्रथा मौजूद थी। तलाक को हम विवाह विच्छेद कहते हैं कि विवाह होने के बाद में स्त्री पुरुष को तलाक दे सकती थी और पुरुष स्त्री को तलाक दे सकता था। इसके बाद में आगे बात की जाए तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर इस तलाक शब्द के लिए बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया गया और कई बार पूछा हुआ भी है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तलाक को एक शब्द दिया गया है, इस शब्द का नाम है मोक्ष। आपको पूछा जा सकता है कि मौर्य काल के अंदर मोक्ष शब्द का क्या अर्थ है, तो मोक्ष शब्द का अर्थ जो है यहाँ पर तलाक है। और इसके बाद में दास प्रथा की बात की जाए तो हमारे यहाँ पर एक मौर्य काल के अंदर व्यक्ति था जिसका नाम था मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने जो ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था इंडिका। इंडिका के अंदर मेगस्थनीज लिखता है कि भारतीय समाज के अंदर दास प्रथा नहीं थी, दास प्रथा नहीं थी। यानी कि आपके मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार भारतीय समाज के अंदर दास प्रथा नहीं थी। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार यह बताया जाता है कि भारतीय समाज के अंदर 9 प्रकार के दास पाए जाते थे। कितने प्रकार के दास पाए जाते थे? 9 प्रकार के, कौटिल्य के अनुसार। किसके अनुसार? कौटिल्य के अनुसार। तो एक तो देखिए मेगस्थनीज तो कहता है कि भारतीय समाज में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमें यह मालूम होता है कि भारतीय समाज के अंदर मौर्य काल के अंदर 9 प्रकार के दास पाए जाते थे। और इसके बाद में आगे बात करें तो कौटिल्य ने यह बताया है कि जो हमारे समाज में अनार्य है अर्थात मलेच्छ है, उन मलेच्छों को ही दास बनाया जाता था, आर्यों को कभी दास नहीं बनाया जाता था। और साथ ही आपके एक सामूहिक समारोह होता था जिसका नाम था प्रवाहन। ये प्रवाहन एक सामूहिक समारोह होता था जिसको हम लोग कह सकते हैं पार्टी। हम लोग पार्टी करते हैं ना, वैसे मौर्य काल में एक पार्टी होती थी, प्रवाहन होता था, सामूहिक समारोह होता था। और इसके अंदर जो है लोग जो है भोजन अच्छे अच्छे प्रकार के व्यंजन करते और मदिरा पान जो है करते थे, जिसको हम प्रवाहन के नाम से जानते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि मौर्य काल के अंदर प्रवाहन का मतलब होता था पार्टी या सामूहिक समारोह। तो आज हम लोगों ने मौर्य काल के अंदर जो है सैन्य व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था और मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा है। और आगे हम लोग जो है मौर्य काल के अंदर जो सांस्कृतिक विशेषता और अर्थव्यवस्था जो है जिसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी का जीवन सुखी और मंगलमय हो, ऐसी हम सभी कामना करते हैं।